नमस्कार बच्चों, ईसा क्लासेज ऑनलाइन एजुकेशन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। देखिए बच्चों, हम लोग 11th क्लास के अंदर छठा चैप्टर पढ़ रहे हैं स्पीति में बारिश, और अब तक इस चैप्टर के लिए 2 वीडियो हम लोग पहले बना चुके हैं, जिसके अंदर मैंने आपको विस्तार से चीज़ें समझा चुका हूं कि जो स्पीति है वो हिमाचल प्रदेश के लाहौल ज़िले की एक तहसील है। और इस पार्ट के अंदर हम स्पीति की जनसंख्या कितनी है, वहाँ की जलवायु कैसी है, कौन कौन सी ऋतुएँ होती है, वहाँ की भौगोलिक परिस्थिति कैसी है, इतिहास में उसका वर्णन क्यों नहीं मिलता है, ठीक है, और वहाँ के लोगों का जो जीवन यापन करना इतना कठिन क्यों है, इन सभी चीज़ों के ऊपर हम लोग विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने पिछले वाले वीडियो नहीं देख रखे हैं तो एक बार वो वीडियो जरूर देख लीजिए, ताकि आप लोगों को ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ सके। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग जहाँ तक रीडिंग कर चुके हैं उससे आगे का जो भाग है उसे हम लोग रीडिंग करेंगे। तो देखिए बच्चों, आप लोग अपनी पेज नंबर जो 73 यानी 73 नंबर पेज संख्या आप निकाल लीजिए। इससे पहले हम लोग यहाँ बात कर चुके हैं कि वहाँ की जो अक्षांशीय स्थिति कैसी है। तो 31.42 और 32.59 अक्षांश उत्तर से, ठीक है, और 77.26 और 78.42 पूर्वी देशांतर के बीच में ये स्थिति है। यानी कि ग्लोब के ऊपर जो काल्पनिक रेखाएं खींची जाती है जिन्हें अक्षांश और देशांतर रेखाओं के नाम से जाना जाता है, तो ये उसकी एक भौगोलिक स्थिति के बारे में वर्णन कर चुके हैं। साथ ही वहाँ पर ये दूसरा जो क्वेश्चन था कि जो स्पीति है वो अन्य पर्वतीय स्थलों से भिन्न क्यों है, तो इसका कारण यही है कि जो स्पीति है वो ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से चारों ओर से घिरा हुआ है। यहाँ साल में वर्ष के 9 महीने बर्फ जमी रहती है, यहाँ आने जाने के दुर्गम रास्ते हैं, ठीक है, जबकि जो अन्य पर्वतीय स्थल हैं वहाँ पर इस तरह की समस्या नहीं है। वहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य थोड़ा अलग है, वहाँ पर कई तरह की सुविधाएं उपलब्ध हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे। आज हम लोग पढ़ रहे हैं जो नया क्वेश्चन है कि मध्य हिमालय की जो श्रेणियाँ हैं, यानी मध्य हिमालय की जो पहाड़ियाँ हैं वो स्पीति को घेरे हुए हैं। यानी हिमालय जो पर्वतमाला है बच्चों, उसके बिल्कुल मध्य के अंदर जो पर्वत श्रेणियां है उसने स्पीति को चारों ओर से घेरा हुआ है। उनमें जो उत्तर में है उसे बारालाचा श्रेणियां का विस्तार समझे। यानी मध्य हिमालय की जो श्रेणियां स्पीति को घेरे हुए हैं और उनमें से जो उसके उत्तर दिशा के अंदर है वो बारालाचा श्रेणियों का विस्तार समझे। बारालाचा दर्रे की ऊंचाई का अनुमान है कि ये 16,221 फीट से लगाकर 16,500 फीट का लगाया गया है। और इस पर्वत श्रेणी में 2 चोटियों की ऊंचाई जो है वो 21,000 फीट से अधिक है। तो आप सोच सकते हो कि ये जो स्पीति है कितने ऊंचे ऊंची पर्वत चोटियों से, पर्वत श्रेणियों से घिरा हुआ है। और दक्षिण में जो श्रेणी है, अब ये क्वेश्चन है, दक्षिण के अंदर जो श्रेणी है वो मान्य श्रेणी कहलाती है। आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि दक्षिण में जो श्रेणी है उसे मान्य श्रेणी क्यों कहते हैं, तो इसका उत्तर सुन लेना कि दक्षिण के अंदर जो पर्वत श्रेणी है उसे मान्य श्रेणी कहते हैं। और इस संबंध में लेखक का ये मानना है कि इन पर्वत श्रेणियों पर जो बूढ़े बौद्ध लामा थे उनके द्वारा बौद्धों का एक बीज मंत्र है ओम पद्मी हुम, ओम मणि पद्मी हुम, ये जो बीज मंत्र है इसका अत्यधिक मात्रा में क्या किया गया है, वहाँ जाप किया गया है। और इसी वजह से उसका जो नामकरण है उस मान्य मंत्र के नाम पर ही पड़ा है, ऐसा लेखक का मानना है। तो देखिए, दक्षिण में जो पर्वत श्रेणी है वो मान्य श्रेणी कहलाती है। इसका क्या अर्थ है, कहीं ये बौद्धों के मान्य मंत्र के नाम पर तो नहीं है। ओम मणि पद्मे हुम, इसको आप लिख लेंगे, अंडरलाइन कर लेंगे, इनका बीज मंत्र है, इसका बड़ा महत्व है। इसे संक्षेप में मान्य कहते हैं। ये ओम मणि पद्मे हुम जो बीज मंत्र है बौद्धों का, इसे संक्षिप्त में क्या बोला जाता है बच्चों, इसे मान्य कहते हैं। कहीं इस श्रेणी का नाम इस मान्य के नाम पर तो नहीं है, अगर नहीं है तो करने जैसा है। यहाँ इन पहाड़ियों में माने मंत्र का इतना जाप हुआ है कि ये नाम उन श्रेणियों को दे डालना ही सहज है। तो माने मंत्र जो है उसके नाम के आधार पर इन पर्वत श्रेणियों का नामकरण लेखक करने के पक्ष में। इंपीरियल गजेटियर में मान्य श्रेणी की जो ऊंचाई है वो 21,646 फीट बताई गई है। तो आप ये ध्यान रख लेंगे, इंपीरियल गजेटियर में मान्य श्रेणी की ऊंचाई 21,000, ठीक है, 21,646 फीट बताई गई है। यह तो इस श्रेणी की किसी चोटी की ऊंचाई होगी। पूरी श्रेणी की ऊंचाई तो
एक नहीं होगी। इसमें जो छोटी छोटी चोटियां हैं उनकी ऊंचाई भी 17,000 फीट से अधिक है। यानी जो मान्य पर्वत श्रेणी है उनके अंदर जो पर्वत चोटियां हैं वो सब ऊंची ऊंची पर्वत चोटियां हैं। 21,000 17,000 फीट ऊंची है और कई गांव समुद्र की सतह से 13,000 फीट से ऊंचे बसे हुए हैं। एक या दो गांव ऐसे हैं जो 14,000 फीट की ऊंचाई पर हैं और ये है मध्य हिमालय। इसी में बसा हुआ है स्पीति, इसी जगह पर है स्पीति। तो आप ये देख सकते हैं कि ये चारों ओर से कितनी ऊंची ऊंची पहाड़ियों से घिरा हुआ है। ठीक है, तो यहीं पर है स्पीति। इसके पार बाह्य हिमालय दिखता है और स्पीति के जब पार अपन उधर जाते हैं तो जो बाहरी हिमालय है वो हिमालय दिखाई देता है, हिमालय दिखता है। इसकी एक चोटी जो है वो 23,064 फीट ऊंची बताई जाती है। इसमें कई चोटियां ऐसी हैं जो 20,000 फीट से अधिक ऊंची है। मैं ऊंचाई के माप के चक्कर में नहीं हूँ और ना इनसे होड़ लगाने के पक्ष में हूँ। वह एक बार लोसर में जो कर लिया सो बस है। यानी लोसर में इसने पहाड़ी पर ऊंचाई का सामना किया, उसका वर्णन कर रहे हैं कि लोसर में जो कर लिया सो बस है। इन ऊंचाइयों से होड़ लगाना मृत्यु है। इन ऊंचाइयों से अगर प्रतिस्पर्धा करेंगे तो साक्षात क्या है, मृत्यु है। हाँ, कभी कभी उनका मान मर्दन करना यानी कि उनके अभिमान को नष्ट करना, ये मर्द औरत की शान होती है। ठीक है, तो मैं सोचता हूं कि देश और दुनिया के मैदानों से और पहाड़ों से युवक युवतियां आएं, पहले तो स्वयं अपने अहंकार को गलाएं, फिर इन चोटियों के अहंकार को चूर करें और उस आनंद का अनुभव करें जो साहस और कुवत से यौवन में ही प्राप्त होता है। अहंकार का ही मामला नहीं है। ये माने की जो चोटियां हैं ये बूढ़े लामाओं के जाप से उदास हो गई है। ये माने की जो चोटियां हैं, जो बौद्ध धर्म के जो मुनि होते हैं या संत होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, लामा कहते हैं। तो ये कहते हैं कि ये जो पहाड़ियां हैं, ये माने की जो चोटियां हैं, ये बूढ़े लामाओं के जाप से क्या हो गई है, उदास हो गई है। युवक युवतियां किल्लोल करें, युवक युवतियां अगर यहाँ आकर के हंसी मजाक करें तो ये भी हर्षित हो। अभी तो इन पर स्पीति का आर्तनाद, एक पीड़ा में जो आवाज है वो जमा हुआ है, वह इस युवा अट्ठास से, इन युवाओं के हंसी मजाक की गर्मी से कुछ तो पिघले। यह एक युवा निमंत्रण है। तो कहने का मतलब है कि जो लेखक है कृष्णनाथ जी, वो युवाओं को स्पीति में आने के लिए प्रेरित कर रहे हैं कि युवा लोग यहाँ पर आए, क्योंकि ये उनके साहस का, उनके कुवत का, उनके यौवन का संबंध है और वो लोग ऐसा कर सकते हैं। वो आकर के हंसी मजाक करके, हंसी ठिठोली करके, और यहाँ का जो शुष्क माहौल है, जो उदास माहौल है, उसके अंदर थोड़ा सा हंसी मजाक करके और यहाँ एक हर्षोल्लास का माहौल बनाया जा सकता है। ठीक, लाहुल की तरह ही स्पीति में भी दो ऋतुएं होती है। तो देखिए, ये भी अंडरलाइन कर लेना कि यहाँ पर कौन कौन सी दो ऋतुएं होती हैं। बच्चों, पूरा वीडियो ध्यान से सुना करो, स्किप बीच बीच में ना करें, क्योंकि पूरा सुनेंगे तो बीच बीच में जो बातें आ रही हैं वो आप लोगों को सीखने को मिलेंगी। तो कह रहे हैं स्पीति में दो ही ऋतुएं होती हैं और कहीं मैंने 6 ऋतुओं का बखान किया है। वो अभ्यास दोष के कारण है, मतलब अभ्यास की गलती के कारण है। यहाँ जून से सितंबर तक, तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, जून से लेकर के और सितंबर तक एक अल्पकालिक बसंत ऋतु आती है और शेष वर्ष जो है शीत ऋतु होती है। बसंत में, जुलाई में औसत तापमान, यानी जब बसंत ऋतु आती है तो जुलाई का जो तापमान होता है, जून के बाद जुलाई आती है, तो जुलाई का जो तापमान होता है वो 15 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और शीत ऋतु के अंदर, जनवरी के अंदर औसत तापमान 8 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। औसत से कुछ अंदाजा नहीं लगता है। बसंत में दिन गर्म होता है और रात ठंडी होती है। शीत में क्या होता है इसकी कल्पना ही की जा सकती है। कभी रह करके देखा जा सकता है, कभी जाओ स्पीति में रुको और वहाँ का जो ठंडा वातावरण है उसे महसूस करके देखो कि वहाँ कितना ठंड है, कितनी ठंड वहाँ पर पड़ती है। स्पीति में बसंत जो है लाहुल से भी
कम दिनों का होता है। बसंत में भी यहाँ फूल नहीं खिलते हैं। सबसे बड़ी बात है, जब बसंत ऋतु आती है तो फूल खिलते हैं, लेकिन यहाँ फूल नहीं खिलते हैं, ना हरियाली आती है, ना वह गंध होती है। दिसंबर से घाटी में फिर से बर्फ़ पड़ने लगती है और अप्रैल मई तक जमी रहती है। यहाँ ठंडक भी लाहौल से ज़्यादा होती है। नदी नाले सब जम जाते हैं और हवाएं तेज चलती हैं। मुंह, हाथ और जो भी खुले अंग हैं उनमें जैसे शूल की तरह चुभती हैं वो, यानी ठंड जो है वो इतनी अधिक हो जाती है कि वहाँ रहने वाले या वहाँ जाने वाले लोगों को वो अत्यधिक जो है पीड़ादायक लगती है, कष्ट देने वाली लगती है, जैसे कोई सुई चुभो रहा हो या कांटा चुभो रहा हो, ऐसी वो लगती है। स्पीति में लाहौल से भी कम वर्षा होती है। स्पीति के अंदर लाहौल से भी कम वर्षा होती है। मध्य हिमालय जो है वो मानसून की पहुंच से परे होता है। यहाँ बरखा बहार नहीं है। कालिदास को अपने ऋतु संहार में यहाँ वर्षा का तो संहार ही करना पड़ेगा। ये क्या वर्णन आ रहा है कि कालिदास की एक रचना का नाम है जिसका नाम है ऋतु संहार, जिसके अंदर उन्होंने ऋतुओं का क्या किया है, वर्णन किया है। ऋतुओं का क्या किया है, उन्होंने वर्णन किया है। तो कह रहे हैं कि कालिदास को अपने ऋतु संहार में यहाँ जो वर्षा ऋतु है उसका तो संहार ही करना पड़ेगा। इसका मतलब है स्पीति के अंदर क्या नहीं होती है, बारिश नहीं होती है, वर्षा नहीं आती है। कालिदास में वर्षा का क्या ठाठ है, यानी कालिदास जी ने जो ऋतु वर्णन है उसके अंदर वर्षा का क्या वर्णन किया है। यहाँ वर्षा वर्णन इस प्रकार शुरू होता है। ठीक है, कालिदास ने वर्षा का वर्णन किस प्रकार किया गया है, देखिए क्या लिखता है कालिदास कि हे प्रिय, जल की फुहारों से भरे बादलों के मतवाले हाथी पर चढ़ा हुआ, चमकती हुई बिजलियों की झंडियों को फहराता हुआ और बादलों की गरज के नगाड़े बजाता हुआ, ये कामी जनों का प्रिय पावस राजाओं का सा ठाट बाट बनाकर आ पहुंचा। यानी यहाँ जो पावस है, जो वर्षा ऋतु है, पावस का मतलब है वर्षा ऋतु। तो देखिए कितना सुंदर यहाँ पर वर्णन किया गया है कि हे प्रिय, जल की फुहारों से भरे बादलों के मतवाले हाथी पर, मदमस्त हाथी पर बैठ करके और चमकती हुई बिजलियों की झंडियों को फहराता हुआ और बादलों की गरज के नगाड़े बजाता हुआ, और ये कामी जनों का जो प्रिय पावस है राजाओं के समान ठाट बाट बनाकर आ पहुँचा है। ये पावस, ये वर्षा यहाँ नहीं पहुँचता है। कहाँ? स्पीति में नहीं पहुँचता है। कालिदास की वर्षा की शोभा विंध्याचल में है। ये जो विंध्याचल पर्वतमाला है ये कहाँ पर है? एमपी के अंदर है। ठीक है, तो विंध्याचल में है। हिमाचल की इन मध्य की घाटियों में नहीं है। मैं नहीं जानता कि इसका लालित्य, इसका जो सौंदर्य है लाहुल स्पीति के नर नारी समझ भी पाएंगे या नहीं। वर्षा उनकी संवेदन का अंग नहीं है। वो नहीं जानते हैं कि बरसात में नदियाँ भी बहती हैं। यानी स्पीति के जो लोग हैं वो ये नहीं जानते हैं कि जब बारिश होती है तो नदियाँ बहती हैं, बादल बरसते हैं, मस्त हाथी चिंगाड़ते हैं, जंगल हरे भरे हो जाते हैं और अपने प्यारों से बिछड़ी हुई स्त्रियां रोती कलपती हैं, मोर नाचते हैं और बंदर चुप मारकर गुफाओं में जा छिपते हैं। यानी कि वर्षा ऋतु का जो सौंदर्य है, वर्षा ऋतु की जो सुंदरता है वो स्पीति के लोग नहीं जानते हैं। तो कहने का मतलब है कि स्पीति के अंदर जो बारिश है वो नहीं होती है, क्योंकि वर्ष के 9 महीने जो है बर्फ़ जमी रहती है, हरियाली नहीं है क्योंकि बारिश नहीं होती, हरियाली नहीं है। वसंत ऋतु के अंदर भी फूल नहीं खिलते हैं। तो जीवन यापन करना बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है, कठिन हो जाता है। तो कालिदास अगर यहाँ पर आकर ये कहें, अगर कालिदास स्पीति में आकर ये बात कहें कि अपने बहुत से गुणों से, अपने बहुत से सुंदर गुणों से सुहानी लगने वाली, अपने बहुत से सुंदर गुणों से सुहानी लगने वाली, स्त्रियों का जी, स्त्रियों का मन खिलाने वाली, पेड़ों की टहनियों और बेलों की सच्ची सखी तथा सभी जीवों का प्राण बनी हुई वर्षा ऋतु आपके मन की सब साधें, सब इच्छाएं पूरी करें, तो शायद स्पीति के नर नारी जो हैं वो यही पूछेंगे कि भाई ये देवता कौन है, कहाँ रहता है,
यहाँ क्यों नहीं आता है। यानी कहने का मतलब यही है बच्चों कि स्पीति के जो स्त्री पुरुष हैं वो वर्षा ऋतु के सौंदर्य को नहीं जानते हैं, वर्षा ऋतु की जो सुंदरता है उसके बारे में वो लोग बिल्कुल भी नहीं पहचानते हैं। ठीक है, तो ये जो वर्णन आया है ये कहने का मतलब है कि जो स्पीति है वहाँ पर बारिश नहीं होती है। और जो कालिदास जी हैं उन्होंने अपने ऋतु संहार नामक रचना के अंदर वर्षा ऋतु का कितना सुंदर वर्णन किया है। अगर वही कालिदास यहाँ स्पीति के जो स्त्री पुरुष हैं उनके सामने आकर के और वर्षा ऋतु का बखान करें तो यहाँ के नर नारी जो हैं उनको ये पता ही नहीं लगेगा ये किसके बारे में बात कर रहे हैं। वो तो यही सोचेंगे ये ऐसा देवता कौन है, ऐसा देव कौन सा है जिसके बारे में बात की जा रही है। स्पीति में कभी कभी बारिश होती है। वर्षा ऋतु यहाँ मन की साध, मन की इच्छा पूरी नहीं करती है। धरती बिल्कुल सूखी है, ठंडी है और वंध्या है। वंध्या का मतलब है अनुपजाऊ, जिसको बंजर भूमि बोलते हैं, बिल्कुल वंध्या है। स्पीति में साल में एक फसल होती है, स्पीति के अंदर साल में एक बार फसल होती है। मुख्य फसलें हैं, मुख्य फसलें हैं कौन कौन सी हैं? 2 किस्म का जौ होता है। ये अंडरलाइन कर लेना बच्चों आप लोग कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भाई स्पीति के अंदर कौन कौन सी फसल पैदा होती है या वहाँ के लोग खान पान के लिए किस चीज़ को इस्तेमाल में लेते होंगे, वहाँ के लोग जीवन यापन के लिए क्या करते होंगे। तो ये आप लोग इस चीज़ को नोट कर लेंगे कि वहाँ पर मुख्य फसलें हैं, 2 किस्म का जौ है, गेहूँ, मटर और सरसों। जौ, गेहूँ, मटर, सरसों, याद हो जाएगा, जौ, गेहूँ, मटर, सरसों। इसमें भी जौ मुख्य है। सिंचाई का साधन पहाड़ों से आ रहे नाले हैं, यानी खेतों की सिंचाई कैसे कहते हैं कि जो पहाड़ होते हैं उन पहाड़ों से जो नाले बहते रहते हैं उन नालों के पानी से वो अपने खेतों की क्या करते हैं, सिंचाई करते हैं। तो ये कह रहे हैं कि यहाँ पर जो है खेती करने के लायक बहुत सी ज़मीन है लेकिन सिंचाई के साधन उपलब्ध नहीं है, पानी की कमी है, क्योंकि बर्फ़ है ना, वो बर्फ़ जो पिघलती है तो ही पानी बनेगा। तो ऊंचे दर्रे से जब पहाड़ों से पिघल कर जब कई बार नाले के अंदर पानी आता है तो वो जो नदियाँ होती हैं उनका जो तल होता है वो बिल्कुल ऐसा चौड़ाई के अंदर होता है, तो पानी का स्तर बिल्कुल ज़मीन में रिसके चलता है, तो वो पानी भी किसी काम का नहीं आता है। तो यहाँ पर जो लेखक हैं वो कह रहे हैं कि यहाँ पर खेती करने लायक ज़मीन तो है लेकिन शर्त इतनी है कि वहाँ सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध हो जाए। तो यहाँ देखिए क्या करें, सिंचाई का जो साधन है पहाड़ों से आ रहे नाले हैं या उन पर बनाए हुए कूल है। कूल मतलब किनारे। ये नालियाँ पहाड़ों के किनारे किनारे बहुत दूर जाती हैं। स्पीति नदी का तट इतना चौड़ा है, स्पीति नदी का जो तट है वो इतना चौड़ा है कि इसका पानी किसी काम में नहीं आ पाता है। स्पीति में ऐसी भूमि बहुत है जो खेती के लायक बनाई जा सकती है। शर्त इतनी है कि इसके लिए स्पीति में जल उलीचा जाए, इसके लिए पानी मिल सके ये जरूरी है, या फिर पानी का कोई और स्रोत पहुंचाया जाए। स्पीति में कोई भी फल नहीं होता है। मटर और सरसों को छोड़ करके कोई सब्जी नहीं होती है। शायद ऊंचाई, वायुमंडल के दबाव में कमी, ठंड की अधिकता, वर्षा की कमी वगैरह के कारण यहाँ पेड़ नहीं होते हैं। तो यहाँ पेड़ ना होने का जो कारण है वो बताए गए हैं कि एक तो ऊंचाई हो गई, वायुमंडल में दबाव की में कमी, ठंड की अधिकता और पहाड़ों की कमी के कारण यहाँ पेड़ नहीं होते हैं। इसलिए स्पीति जो है विशेषकर नंगी और वीरान है, यानी यहाँ पर हरियाली नहीं छाती है। वर्षा यहाँ एक घटना है, यहाँ स्पीति के अंदर वर्षा होना एक घटना है, एक सुखद संयोग है। हम काजा के डाक बंगले में सो रहे थे। अब लेखक कहता है कि हम काजा के डाक बंगले में सो रहे थे तो लगा कि कोई खिड़की खड़का रहा है। आधी रात का भी पिछला पहर है, इस समय कौन है? लैंप की लो तेज की, खिड़की का एक पल्ला खोला तो तेज हवा का झोंका मुंह और हाथ को जैसे छीलने लगा। जैसे उन्होंने खिड़की खोली तो तेज़ हवा आ रही थी, तो जो
सर्दियों के अंदर अपने यहाँ उत्तर भारत के अंदर ही अपन देखते हैं तो ठंड के अंदर कैसा माहौल होता है। अभी नवंबर का महीना ही चल रहा है, अब देखा करो सुबह शाम कैसी ठंड होती है। नॉर्मल ठंड के अंदर भी हम कैसे कुकड़ जाते हैं। तो समझो कि बर्फ़ के अंदर छोड़ दिया आपको, तो बर्फ़ के अंदर कितनी ठंड होगी। तो कह रहे हैं कि वहाँ पर बारिश हो रही है। तो ये काजा के डाक बंगले में थे, रात का समय था, तेज तेज हवा चल रही थी, मानो कोई खिड़की खड़खड़ा रहा हो। तो लेखक ने जब वो खिड़की खोलकर देखी तो बहुत तेज हवा आ रही थी और वो ठंडी ठंडी हवा शरीर को जो है पीड़ित करने लगी। ठीक है, पल्ला खोला तो तेज हवा का झोंका मुंह और हाथ को छीलने लगा। मैंने पल्ला भिड़ा दिया, वो खिड़की फिर से मैंने क्या कर दी, बंद कर दी। उसकी आड़ से देखने लगा, देखा कि बारिश हो रही है। मैं देख नहीं रहा था बल्कि सुन रहा था। अंधेरा, ठंड और हवा का झोंका आ रहा था, जैसे बर्फ का अंश लिए तुषार जैसी बूंदें पड़ रही थी, जैसे नगाड़े पर थाप पड़ रही थी, जैसे दुंग छेन। ये दुंग छेन जो शब्द है ये एक वाद्य यंत्र का नाम है बच्चों। जैसे दुंग छेन को हवा बजा रही थी, महाशंख की ध्वनि घाटी में तैर रही थी। स्पीति की घाटी में वर्षा हो रही थी, कमरे में ठंड बढ़ रही थी। मैं बिस्तर में पड़ा पड़ा मालूम नहीं कब सो गया। सुबह उठा, चाय पीते पीते सुना कि स्पीति के लोग कह रहे हैं कि हमारी जो यात्रा है वो शुभ है। स्पीति में बहुत दिनों बाद आज बारिश हुई है। तो देखिए बच्चों, स्पीति में बारिश, तो ये क्वेश्चन अगर कोई पूछे आपसे कि भाई स्पीति में बारिश, ये शीर्षक क्यों रखा गया, तो आप ये कह सकते हैं कि भाई स्पीति के अंदर बारिश बहुत कम होती है। स्पीति के अंदर बारिश कभी कभार ही होती है। लेकिन जब लेखक स्पीति की यात्रा पर गया और वो काजा के डाक बंगले में रुका तो रात के समय वहाँ पर क्या हुई, बारिश हुई। तो एक तरह से इस सुखद संयोग की वजह से ही उन्होंने एक टाइटल रख दिया, स्पीति में बारिश। अब देखिए बच्चों, हम इसके क्वेश्चन आंसर के लिए बात करेंगे। यहाँ पाठ के साथ इसके क्वेश्चन दिए हुए हैं 6। यह 6 के 6 प्रश्न जो हैं मैंने आप लोगों को तैयार करवा दिए हैं पढ़ाते समय ही। एक बार मैं आपको और समझा देता हूँ। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है आप लोगों के लिए वो है, इतिहास में स्पीति का वर्णन नहीं मिलता। अब देखिए यहाँ ये जो क्वेश्चन है बच्चों, इतिहास के अंदर स्पीति का वर्णन नहीं मिलता है, तो इसका कारण क्या है। तो सबसे पहले तो आप ये जानिए कि इतिहास में केवल उन्हीं घटनाओं का वर्णन किया जाता है जो घटनाएं इतिहास में वर्णन करने लायक हो। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए कि जो स्पीति है वो चारों ओर से ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से घिरा हुआ है। ठीक है ना, स्पीति जो है चारों ओर से ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से घिरा हुआ है। वहाँ आने जाने के जो रास्ते हैं वो दुर्गम हैं, कठिन हैं, ऊंचे ऊंचे दर्रे हैं। इसलिए वहाँ पर कोई भी ऐसी घटना नहीं घटी जिनका इतिहास में क्या किया जा सके, वर्णन किया जा सके। और इतिहास में जब वर्णन करने लायक कोई घटना नहीं घटी तो स्पीति का भी इतिहास में कोई वर्णन नहीं मिलता। तो आराम से इस क्वेश्चन को आप सुने कि स्पीति का इतिहास में वर्णन नहीं मिलता है, तो आप इसका उत्तर आराम से बता सकते हैं कि स्पीति ऊंची पर्वत श्रेणियों से घिरा हुआ है। यहाँ पहुँचने का जो रास्ता है बहुत दुर्गम है। अत्यधिक ऊंचे दर्रों और कठिन रास्तों के कारण इसका इतिहास भी बहुत कम रहा है। यहाँ का जीवन सीमित है, जनसंख्या बहुत कम है, क्योंकि यहाँ ना तो आने जाने के रास्ते हैं, ना संपर्क करने के साधन हैं, और यहाँ 8-9 महीने शीत ऋतु रहती है जिसके कारण लोग बाहर नहीं निकल पाते, और शेष महीनों में बसंत ऋतु आती है। इतने में यहाँ का जनजीवन सामान्य नहीं हो पाता है। अतः भौगोलिक परिस्थितियों के कारण यहाँ इतिहास का निर्माण ही नहीं हो पाया। इसके साथ ही यहाँ ना कोई उल्लेखनीय घटनाएं घट सकी। इन सभी कारणों से इतिहास में स्पीति का वर्णन नहीं मिलता है। तो आप लोगों को ये क्लियर हो गया। वापिस सुन लीजिए कि जो इतिहास है वो केवल तभी बनता है जब इतिहास में घटने लायक कोई बातें होती हैं। तो आराम से इसको लिख सकते हैं। दूसरा देखिए, स्पीति के लोग जीवन यापन के लिए किन कठिनाइयों का सामना करते हैं। अब स्पीति में जब लोग रह रहे हैं तो सबसे बड़ा जो समस्या है वो है शीत ऋतु।
यानी कि वर्ष के 9 महीने जो है सर्दी छाई रहती है, आने जाने के कठिन रास्ते हैं, वहाँ पर वर्ष में जो है वो एक ही फसल उगाते हैं, 2 किस्म का जो है सरसों है, मटर है, ठीक है ना, और वहाँ उन लोगों के पास कोई रोजगार नहीं है, आने जाने का कोई साधन नहीं है, संचार के साधन नहीं है, ठीक है ना। तो इस तरह की कठिनाइयों का सामना करते हुए वो लोग अपना जीवन यापन करते हैं। घरों को गर्म करने के लिए लकड़ियां उपलब्ध नहीं है, ठीक है, खेतों की सिंचाई करने के लिए पानी उपलब्ध नहीं है। तो ये सारी कठिनाइयाँ जो हैं वहाँ जीवन यापन करने के लिए आती है स्पीति के लोगों के लिए। तो मैं देखिए यहाँ दोबारा सुन लीजिए कि स्पीति के लोग जो हैं जीवन यापन के लिए अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना करते हैं। स्पीति के जो लोग हैं वो जीवन यापन करने के लिए अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना करते हैं। यहाँ के निवासी संचार साधनों से रहित होने के कारण आपस में एक दूसरे से कटे रहते हैं, आपस में एक दूसरे से बात नहीं कर पाते हैं। यहाँ ठंड की अधिकता रहती है, वर्षा की कमी रहती है, वायुमंडल के दबाव के कारण हरियाली और पेड़ों की कमी है, जिसके कारण यहाँ के निवासियों को सर्दी में अपने घरों को गर्म रखने के लिए लकड़ियाँ नहीं मिलती हैं। 8-9 महीने शीत ऋतु का प्रकोप रहता है, इसलिए वो घर से बाहर नहीं निकल पाते। फसल के नाम पर यहाँ साल भर में केवल एक बार जौ, गेहूँ, मटर और सरसों होती है और इन्हीं से वो अपना जीवन यापन करते हैं। इतना ही नहीं, यहाँ के रास्ते चलने की दृष्टि से जो हैं वो बहुत ज़्यादा कठिन हैं। इन सभी कारणों की वजह से यहाँ के लोगों को अपना जीवन यापन करने के लिए कठिनाई का सामना करना पड़ता है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हो गया। मैं ये सभी क्वेश्चन जो हैं आपको PDF फॉर्म में सेंड कर दूंगा बच्चों। तीसरा क्वेश्चन है बच्चों, लेखक माने श्रेणी का नाम बौद्धों के माने मंत्र के नाम पर करने के पक्ष में क्यों है? यानी जो लेखक है वो माने श्रेणी का नाम बौद्धों के माने मंत्र के नाम पर करने के पक्ष में क्यों है? तो इसका उत्तर भी आप लोग बता देंगे कि भाई जो दक्षिण में पर्वत श्रेणी है वो मान्य श्रेणी के नाम से जानी जाती है। वापिस सुन लीजिए, दक्षिण में जो पर्वत श्रेणी है वो मान्य श्रेणी के नाम से जानी जाती है और लेखक का मानना है कि इन पर्वत श्रेणियों पर जो बूढ़े बौद्ध लामा हैं उन्होंने बौद्धों का जो बीज मंत्र है ओम मणि पद्मे हुम, इस मंत्र का अत्यधिक मात्रा में क्या किया है, जाप किया है और इसी मंत्र के आधार पर इन पर्वत श्रेणियों को वो मान्य श्रेणी नाम देने के समर्थन में है, पक्ष में है और इसीलिए इन पर्वत श्रेणियों को मान्य श्रेणी कहा जाता है। तो याद हो जाएगा कि दक्षिण के अंदर जो पर्वत श्रेणियां हैं वो मान्य श्रेणी के नाम से जानी जाती है। तो देखिए वापिस सुन लीजिए बच्चों कि स्पीति के दक्षिण में जो पर्वत श्रेणी है वो मान्य श्रेणी कहलाती है और लेखक का इस संबंध में मानना यह है कि इस श्रेणी का नाम बौद्धों के मान्य मंत्र के नाम पर रखा गया है, क्योंकि ओम मणि पद्मे हुम ये बौद्धों का बीज मंत्र है और यहाँ इन पहाड़ियों में इस मंत्र का जाप और प्रचार खूब हुआ है, इसलिए लेखक माने पहाड़ियों का नाम इस मंत्र के नाम पर करने के पक्ष में है। तो ये 3 क्वेश्चन जो हैं आप लोगों को क्लियर हो गए हैं बच्चों। इतिहास में स्पीति का वर्णन नहीं मिलता है, स्पीति के लोग जीवन यापन के लिए किन कठिनाइयों का सामना करते हैं, लेखक माने श्रेणी का नाम बौद्धों के माने मंत्र के नाम पर करने के पक्ष में क्यों है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये माने की चोटियाँ जो हैं बूढ़े लामाओं के जाप से उदास हो गई है। इस पंक्ति के माध्यम से लेखक ने युवा वर्ग से क्या आग्रह किया है? तो देखिए मान्य की जो पर्वत श्रेणियां हैं उसके अंदर बूढ़े बौद्ध लामाओं ने मान्य मंत्र का बहुत अधिक मात्रा में जाप किया है और जिसके कारण ये पहाड़ियां जो हैं जो उदास हो गई हैं, ये आर्तनाद है, ठीक है ना, ये पहाड़ी का। तो ऐसी स्थिति में जो लेखक है वो युवाओं से आह्वान करता है, युवाओं को आमंत्रित करता है कि वे इस पहाड़ी पर आएं,
पहले तो वो अपना मान मर्दन करें, खुद का मान मर्दन करें, और फिर इस पर्वत के मान मर्दन को करके और वहाँ आने का साहस दिखाएं और अपनी हंसी खेल से, अपने अट्ठास से यहाँ का जो शुष्क वातावरण है, यहाँ का जो सूखा वातावरण है, उसके उदासी के माहौल को तोड़ें ताकि यहाँ का वातावरण है वो भी खुशहाल हो सके, यहाँ भी थोड़ी गर्मी बढ़ सके। तो ये युवाओं के लिए आह्वान किया गया है। तो वापिस एक बार और सुन लीजिए बच्चों। लेखक ने बताया कि माँ ने पहाड़ियों पर बूढ़े लामों ने माने मंत्र का खूब जाप किया है और जिसके कारण इन पहाड़ियों का वातावरण बहुत बोझिल, गंभीर और उदास हो गया है, जिसके परिणाम स्वरूप इन पहाड़ियों पर जीवन की चहल पहल दिखाई नहीं देती है। ऐसी स्थिति में परिवर्तन लाने के लिए लेखक युवा वर्ग से आग्रह करता है कि वे यहाँ आएं और इन पहाड़ियों पर आरोहण करें, चढ़ें, जिससे यहाँ का वातावरण उनकी चहल पहल, क्रीड़ा से और उनके क्रियाकलापों से, उनके आनंद से ये भी आनंदित हो सके। ये युवा वर्ग ही कर सकता है और उसी की सामर्थ्य में भी है, इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग यहाँ आसानी से इस क्वेश्चन का उत्तर दे सकते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर है बच्चों, वर्षा यहाँ पर एक घटना है, एक सुखद संयोग है। लेखक ने ऐसा क्यों कहा है कि जो वर्षा है यहाँ पर एक घटना है, एक सुखद संयोग है? लेखक ने ऐसा क्यों कहा है? भाई ऐसा इसलिए कहा है कि जो स्पीति है वहाँ बारिश बहुत कम होती है, वहाँ बारिश कभी कभार ही होती है। लेखक जब स्पीति की यात्रा पर गया है तो वहाँ पर जब वो काजा के डाक बंगले में सो रहा है तो रात के समय में जो है अचानक बारिश हो रही होती है। तो ये उनके लिए एक सुख देने वाला सुखद संयोग था कि उनके जाने से और उसी समय वहाँ बारिश हो गई। ठीक है ना, तो आप ये आराम से लिख सकते हैं कि जो स्पीति है वहाँ पर बारिश नहीं होती है, बहुत कम बारिश होती है। लेकिन लेखक जब स्पीति की यात्रा पर गया तो रात के समय वहाँ बारिश होती है और ये उनके वहाँ जाने का एक अद्भुत संयोग, सुखद संयोग था कि उनके वहाँ होते ही वहाँ बारिश होती है। तो देखिए लेखक ने बताया है कि स्पीति में वर्षा नहीं के बराबर होती है, न के बराबर होती है, क्योंकि ये मानसून की पहुंच से परे है। लेखक ने जब वहां पहुंचने पर वर्षा की बूंदों की आवाज़ सुनी तो कहने लगा था कि वर्षा एक घटना है, एक सुखद संयोग है, इसीलिए यहाँ पेड़ नहीं होते हैं। जिस दिन यहाँ कभी वर्षा होती है उसे यहाँ के निवासी सुख का चिन्ह मानते हैं और इसीलिए ये जो है एक स्पीति के अंदर सुखद संयोग कहा है। स्पीति अन्य पर्वतीय स्थलों से किस प्रकार भिन्न है? यानी जो स्पीति है वो अन्य पर्वतीय स्थलों से भिन्न क्यों है? भाई स्पीति जो है चारों ओर से ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से, ऊंची ऊंची पर्वत चोटियों से घिरा हुआ है, जबकि अन्य पर्वतीय स्थल जो हैं वो इतने ऊंचे पहाड़ों से नहीं घिरे हुए। दूसरा है कि जो स्पीति है वहाँ आने जाने के रास्ते बहुत कठिन है, बहुत दुर्गम है। वहाँ साल में 9 महीने शीत ऋतु छाई रहती है। वहाँ का जनजीवन बहुत कठिन है, वहाँ की भौगोलिक परिस्थिति बहुत कठिन है। लेकिन जो अन्य पर्वतीय स्थल हैं जैसे कुल्लू मनाली है, नैनीताल है, शिमला है, ठीक है, मंसूरी है और लेह लद्दाख, इन इलाकों की बात हुई है, तो यहाँ पर जो है इतना कठिन जीवन नहीं है। यहाँ जीवन यापन की अनेक सुख सुविधाएं उपलब्ध हैं, जबकि स्पीति के अंदर वो सुख सुविधाएं, वो साधन उपलब्ध नहीं है। इसीलिए स्पीति जो है वो अन्य पर्वतीय स्थलों से क्या है, बिल्कुल भिन्न है, अलग है। समझ में आया ना बच्चों? तो इसे आसानी से आप बताएं कि स्पीति अन्य पर्वतीय स्थलों से भिन्न है। यहाँ की पहाड़ियाँ अन्य पर्वतीय स्थलों से अधिक ऊंची है, उनकी ऊंचाई 13,000 से 21,000 फीट है। ये अत्यंत दुर्गम है, यहाँ वर्षा न के बराबर होती है, इसलिए यहाँ ना तो हरियाली है ना पेड़ है। यहाँ मुख्य रूप से 2 ही ऋतुएं होती हैं। 8-9 महीने तक शीत ऋतु छाई रहती है। तेज सर्दी के कारण यहाँ के निवासी घर से बाहर तक नहीं निकल पाते। यहाँ फसल नाम पर केवल गेहूं, जौ, सरसों और मटर ही होती है। यहाँ के पहाड़ नंगे और वीरान हैं,
जनसंख्या बहुत कम है, जबकि अन्य पर्वतीय स्थलों पर वर्षा भी होती है, हरियाली भी होती है, आने जाने की सुगमता भी है, सरलता भी है, प्राकृतिक सौंदर्य जो है आंखों को आकर्षित करने वाला है, सुखद और आनंद देने वाला है। इसलिए जो स्पीति है वो अन्य पर्वतीय स्थलों से जो है वो बिल्कुल भिन्न है। तो देखिए बच्चों, हम लोगों ने यहाँ इस चैप्टर के सभी जो प्रश्न हैं, क्वेश्चन हैं, उनका उत्तर हम लोग जान चुके हैं। और ये ध्यान रख लेना कि स्पीति में बारिश ये जो चैप्टर है इसके ऊपर आज ये तीसरा वीडियो है। इसके पहले हम लोग 2 वीडियो बना चुके हैं। अब देखिए बच्चों, हम वो चैप्टर नहीं पढ़ेंगे जो हमारे सिलेबस से हटा दिए गए हैं। आपको मालूम है कि आपकी जो बुक है जिसमें टोटल 20 चैप्टर थे, ये जो बुक पढ़ रहे हैं अपन आरोहो, इस बुक में से 4 गद्य में से और 4 पद्य में से टोटल 8 चैप्टर हटा दिए गए हैं। तो जो 7वां चैप्टर है आपका मनु भंडारी के द्वारा लिखित रजनी, इस चैप्टर को हटा दिया गया है, इसलिए इस चैप्टर को हम लोग नहीं पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम जो 7वां पार्ट है उसे हम लोग पढ़ेंगे जामुन का पेड़। उस चैप्टर का नाम क्या है? जामुन का पेड़। और उसमें हम लोग देखेंगे कि हमारे जो सरकारी कार्यालय हैं उनके अंदर पदों का जो क्रम होता है या जो कार्यालय में जो विस्तार पाया जाता है उसकी वजह से कामकाज करना कितना कठिन हो जाता है। और बहुत अच्छे से उस चैप्टर को हम लोग सीखेंगे। एक हास्य व्यंग कहानी है ये कृष्णचंद्र जी की, जामुन का पेड़, जिसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आज का ये लेक्चर आप लोगों को कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा, कमेंट कीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आगे तक आपकी तैयारी यथावत इसी तरह चलती रहे। तो मिलते हैं अगली बार अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।